Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Anshika and finally आज आप एग्ज़ाम दे के आ चुके हो। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? क्या एग्ज़ाम हॉल का आपका एक्सपीरियंस था वहाँ पे? और जो कुछ भी आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ एग्ज़ाम का लेवल, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में, ये सब चीज़ें। और इसके बाद अभी आज एग्ज़ाम हो गया तुम्हारा, तो आज रिलैक्स रहना। ठीक है, आज तो चिल करो, रिलैक्स रहो बिल्कुल। आज तुमने जो इस टाइम में हार्ड वर्क किया था तो उसी के हिसाब से आज तुमने अपने एफर्ट्स दे दिए जितने दे सकते थे। अब आज के दिन रिलैक्स करो। ठीक है, उसके बाद अब तुम्हें बहुत सारे स्टूडेंट्स के पहले से ही मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि काउंसलिंग में क्या करना होता है, किस तरह से कॉलेज अलॉट होते हैं, किस तरह से कॉलेज में चॉइस फिलिंग करनी होती है काउंसलिंग के टाइम पे। तो उस सब चीज़ों से रिलेटेड देखो, सबसे पहले तो रिज़ल्ट की बात आती है कि रिज़ल्ट कब तक आ जाता है। तो इसका जो रिज़ल्ट है ना बहुत जल्दी आ जाएगा। मीन्स अगर आज आप एग्ज़ाम दे के आए हो तो अप्रोक्स 3-4 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगा रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट किस तरह से आता है इसका कि जो रोहतक पीजीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है USHR.admission वाली, उस पे जो पीजीआई है वो एक PDF शेयर करती है रिज़ल्ट का। ठीक है, वहाँ पे होगा। आप टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूँगी वो PDF। ठीक है, फिर क्या रहता है, वो उस PDF में आपको अपना नाम ढूंढना होता है। वो कंप्लीट स्टूडेंट्स का PDF रहेगा, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आए हैं उस PDF में हर एक बच्चे के मार्क्स होंगे। ठीक है, चाहे वो कितने ही कम मार्क्स आए हों या कितने ही ज़्यादा हों, सबके मार्क्स उसी PDF में होते हैं। उसके बाद हमें अपने मार्क्स देखने होते हैं, उसमें अपने मार्क्स देखोगे आप। एंड देन उसके कुछ टाइम बाद, मीन्स 1 दिन बाद ही या 2 दिन बाद काउंसलिंग शुरू हो जाती है। काउंसलिंग कैसे होती है, जो आपका जितने मार्क्स आए हैं आपके, उसके बेस पे आपको अपने कॉलेज की चॉइस खुद फिल करनी होती है। ठीक है, मतलब वेबसाइट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। उसके बाद काउंसलिंग के टाइम पे क्या रहता है कि आपको जितने मार्क्स के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है, तो उसमें आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। मीन्स आप चॉइस तो कुछ किसी भी कॉलेज की कर सकते हो, बट अप्रोप्रिएट देख के कि हाँ इस मार्क्स के बेस पे मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वो उन्हीं में से होगा जो आपने चॉइस फिल की है। ठीक है, बट मान लो अगर आपके मार्क्स थे कम और आपने कोई ऐसा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया, चॉइस फिल कर दी जिस पे जहाँ पे आपके मार्क्स के बेस पे कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से आपकी वो चॉइस फिलिंग नहीं मानी जाएगी कि उसके बेस पे तो आपका अलॉट होगा नहीं कॉलेज। और कोई चॉइस आपने फिल नहीं की तो इट मीन्स आपको कॉलेज, किसी भी अदर कॉलेज की भी सीट अलॉट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रोसेस रहती है उसकी। आप अपनी मर्जी से मार्क्स के बेस पे चॉइस फिल कर सकते हो। ठीक है, और देख लेना जितने मार्क्स आपके बन रहे हो उसके हिसाब से ही फिल करते हैं। और बाकी अपने मार्क्स बताना मेरे को, मैं अभी पूरी हेल्प करूँगी। देखो, कोशिश करना अगर आपके मार्क्स ना 105 प्लस हैं तो गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है थोड़ी बहुत। क्योंकि मैं बताऊँ, पिछली बार हमारा जो कॉलेज था DDU करनाल, दीन दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है वो, और उसकी जो मार्क्स थे लास्ट राउंड में उसमें टोटल 108 पे कट ऑफ गई थी। ठीक है, मतलब 108 वाले मार्क्स के स्टूडेंट को भी ये कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, तो मतलब लास्ट राउंड तक मिल जाती है सीट, क्योंकि कुछ बच्चे सीट छोड़ देते हैं या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, या और भी बहुत से रीज़न होते हैं जिस वजह से बच्चे सीट छोड़ देते हैं, तो उनकी सीट भी अलॉट की जाती है। और राउंड्स काउंसलिंग पूछे थे बच्चे कितने राउंड में होती है,
तो फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है एक, तो उसके बाद मोप अप राउंड होता है, एंड देन पिछली बार स्ट्रे राउंड और एक्सटेंडेड स्ट्रे राउंड भी हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी राउंड रहते हैं काउंसलिंग के भी। अगर फर्स्ट राउंड में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी चॉइस का कॉलेज नहीं मिल रहा है, जो आप चाहते हो जिसमें एडमिशन लेना, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक है, बट अगर एक बार आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया और उसमें एडमिशन ले लिया, मीन्स सेकेंड राउंड में काउंसलिंग तभी होगी जब फर्स्ट राउंड के जो बच्चे हैं जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है वो अपना एडमिशन ले लेंगे, फीस डिपॉजिट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकेंड राउंड शुरू होता है। और फिर जो सेकेंड राउंड होगा, अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपना कॉलेज ले लिया है, उसकी फ़ीस भी सबमिट कर दिया है, तो फिर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड राउंड में वही जाएंगे जिन्होंने कॉलेज नहीं लिया या जिन्हें कॉलेज सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह रहता है। और बीएससी आप कॉलेज जो सिलेक्ट कर रहे हो, मीन्स अगर आपको बीएससी के अंदर आप कितने भी कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स अगर आपने बीएससी नर्सिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है तो उसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आपको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने बीपीटी रखा है, फिजियोथेरेपी रखा है, तो फिजियोथेरेपी में आप कौन से कॉलेजेस में चाहते हो कि इसमें एडमिशन हो जाए आपका, तो जो आपके मार्क्स हैं उसके बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, जो आपने चॉइस फिल की है उन्हीं में से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी होती है, और फीस सबमिट भी मतलब जो पिछली बार हमारा हुआ था वो ऐसे नहीं होता कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो या कैश दे सकते हो। तो फीस सबमिट भी वो डीडी के थ्रू होती है, मीन्स आपको डीडी बनवानी होती है, वो बैंक से कुछ बनवाना होता है कि इतने रुपए की आपने डीडी बनवानी है। मतलब जैसे मान लो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो उसकी फ़ीस होती है 20,000, तो वो 20,000 की आपको डीडी बनवानी है और वही सबमिट करनी होती है। वो कैश और ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। ठीक है, तो डीडी के थ्रू ही पेमेंट होती है उनकी। और उसके बाद ये फ़ीस वगैरह सबमिट करने के बाद होता है आपका, अगर आपको ये है कि मान लो आप स्टे राउंड में गए हो, ठीक है, और आपको ये है कि आपको पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट में हो भी सकता है, बट अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो आपको प्राइवेट में लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो लेना तो आपको 2 डीडी बनवा के ले जानी पड़ेगी, एक 20,000 की, एक 60,000 की। ठीक है, क्योंकि जनरली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी फ़ीस होती है 20,000 रुपये और प्राइवेट की 60,000 होती है। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो इससे भी बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। ठीक है, और हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो हरियाणा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ PGIMS रोहतक। ठीक है, नेक्स्ट वन इसको पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रोहतक जो PGI है। नेक्स्ट वन इज़ हमारी यूनिवर्सिटी है जो दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, करनाल के अंदर है जो कुटेल में। थर्ड वन इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीतो। इनमें से जो 2 हैं, मतलब PGIMS रोहतक एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीतो, ये दोनों ओनली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हैं। बॉयज़ के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो है दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो बॉयज़ है सिर्फ इसी में अपना चॉइस फिल करना, क्योंकि औरों में तो है ही नहीं, मिलनी ही नहीं सी। ठीक है, और जिनका इसमें नहीं हुआ फिर वो सिर्फ प्राइवेट में ले सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट में भी सभी कॉलेजेस ऐसे नहीं है जहाँ पे बॉयज़ के लिए सीट है। सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस हैं जिनमें बॉयज़ भी अप्लाई, को एजुकेशनल है जहाँ पे बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, वरना BSc नर्सिंग की ज़्यादातर जो सीट्स होती हैं वो सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होती हैं। ठीक है, और ये तो हॉस्टल का हो गया। और हॉस्टल की फ़ीस भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो हमारी अगर मैं बात करूँ DDU की, दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, तो अभी हमें हमारे जो हॉस्टल हैं वो अलॉट नहीं हुए हैं। मीन्स दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के खुद के जो हॉस्टल हैं वो कुटेल में है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे अभी ये एक प्राइवेट कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज, तो उसके अंडर जो हॉस्टल है उसके अंदर हमें रखा है अभी, कि वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक हमें, जब यहाँ आए थे हम लोग तो कहा था कि इसी ईयर में शिफ्ट कर देंगे उधर, बट अभी तक किया नहीं। अब कह रहे हैं कि जूनियर्स आएंगे तब शिफ्ट करेंगे, पता नहीं कब शिफ्ट करेंगे। बाकी हमें अभी RPIT जो एक प्राइवेट
नर्सिंग कॉलेज है, उसके अंदर हॉस्टल्स में अभी DDU वालों को यहीं रखा गया है, ठीक है। और बाकी हॉस्टल ये लोग खुद प्रोवाइड करते हैं। जितने भी 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ना, एक तो PGI रोहतक, DDU करनाल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफ़ी, तो तीनों हॉस्टल देते हैं, ठीक है। हॉस्टल की फ़ीस हमारी 33,000 ली है इन्होंने पर ईयर की, और जिसमें टोटल जो, अगर मैं उसकी बिजली का बिल की बात करूँ तो वो 900 रुपये है पर ईयर का, ठीक है। और मैस के हिसाब से खाना वाना भी यहीं इन्हीं का होता है, बस ट्रांसपोर्टेशन भी यही, और रहने का 33,000 में ये सब चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। और बस यहाँ ये जो हॉस्टल है वो बस तारा में है। और जबकि हमारी जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, मीन्स जितने भी दीन दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनकी जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है वो कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में लगती है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जी कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग का कोर्स होता है क्या? तो वहाँ BSc नर्सिंग का कोर्स नहीं होता, बल्कि जो DDU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग उधर लगती है, ठीक है। क्योंकि DDU के जो हॉस्टल और हॉस्पिटल है दोनों का भी ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट कंस्ट्रक्शन अभी हो गई है पूरी, अब पता नहीं वो कब शुरू करेंगे ये सब। तो अभी हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग उधर ही लगती है कल्पना चावला में। और एक्सटर्नल क्लासेस भी कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगती है। इंटरनल हमारी यूनिवर्सिटी में लगती है। मीन्स ऐसे होता है, अभी हमें वीक में 2 दिन यूनिवर्सिटी में जाना होता है DDU में, और बाकी दिन क्लिनिकल पोस्टिंग और एक्सटर्नल क्लासेस के लिए कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो कुछ इस तरह का है अभी हॉस्टल वगैरह का यहाँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोसेस, हम काउंसलिंग वाली बात कर रहे थे, तो उसमें ये रहता है कि आपने अपनी सीट ले ली, मान लो आपका फर्स्ट राउंड में हो गया सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपने फ़ीस सबमिट कर दी एंड देन आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो बच्चे पूछ रहे थे कि दी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके लिए जाते हैं। और ये चीज़ भी याद रखना कि हमें भी उस टाइम पे नहीं पता था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये लोग डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं बच्चों से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं ये, और वो डॉक्यूमेंट्स ही अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपी तैयार कर लेना उनकी, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट सब अपने पास रख लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी चाहिए होता है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, डोमिसाइल चाहिए होता है, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, और डोमिसाइल हो गया, और भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, फैमिली ID होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, और भी जो कुछ है वो मैं बता दूंगी आपको, साथ के साथ सब कुछ बताऊंगी। अभी मैं आपको एक ऊपर से बता दूँ कि क्या क्या पूरी प्रोसेस रहती है काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर होता है आपका मेडिकल। हाँ, एक मेडिकल भी होता है आपका, ठीक है। मेडिकल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो घबरा जाते हैं, मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में टेस्ट होते हैं आपके ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक सर होंगे हमारे साथ, तो सभी 2 कॉलेज के थे, वो आते हैं और सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके फिर आपके टेस्ट होते हैं पूरी बॉडी के, मतलब फुल बॉडी चेकअप ही मान लो एक टाइप का वो होता है। उसकी हर एक रिपोर्ट्स साथ साथ आपको मिलेंगी, ठीक है। सब कुछ होता है पूरी बॉडी से रिलेटेड, जितने भी टेस्ट होते हैं ना, ईयर का, आइज़ का टेस्ट, और भी मतलब मैं बोल रही हूँ ना पूरी बॉडी का, एक्सरे वगैरह भी होते हैं। और मेडिकल में सब कुछ, आई चेकअप भी होगा आपका, और यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये मेडिकल का रहता है। और उसके बाद मेडिकल होने के बाद आपके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके ये सब, फिर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको कॉलेज में फर्स्ट राउंड में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनकी डेट आ जाती है कि किस डेट से आपको यहाँ पे आना है,
और जो काउंसलिंग की प्रोसेस रहती है ना, उसका भी एक अलग सब प्रोसीजर होता है। जिस दिन काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग सिर्फ एक जगह पे होती है, वो होती है PGIMS रोहतक। ठीक है, चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो, प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो, सब कुछ सबकी काउंसलिंग वहीं पे होगी। ठीक है, तो सब बच्चों को वहीं पे जाना होता है। ये बता दिया जाएगा जैसे कि आज फर्स्ट राउंड में जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो उन्हें उनकी उसकी भी लिस्ट आती है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग वहाँ पे होगी PGIMS रोहतक में, तो वहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ऐसी काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। बाकी मैं जब काउंसलिंग की बारी आएगी ना, जो रोहतक PGI डेट करेगी अनाउंस कि इस डेट को काउंसलिंग होनी है, तो उसमें मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। हर एक डॉक्यूमेंट्स की कितनी कितनी कॉपीज चाहिए होती हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं रिज़ल्ट आने के बाद। ठीक है, तो कुछ इस तरह का कंप्लीट प्रोसेस रहता है। उसके बाद आपकी क्लासेस होती है, तो सबसे पहले आपको पूरा हॉस्टल तो यहाँ हॉस्टल अलॉट होते हैं। हाँ, एक जब आपका एडमिशन हो जाता है ना, मीन्स जिस दिन हो रहा होता है, वहाँ बहुत सारे बच्चे ये भी चीज़ पूछते हैं कि PG ले सकते हैं क्या दी, या हॉस्टल लेना कंपलसरी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो चाहो वो ले सकते हो। हॉस्टल भी अलॉट होता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको PG लेना, तो आप PG भी ले सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। और हॉस्टल ठीक है, हॉस्टल बुरे नहीं है इतने यहाँ के। बाकी जो आपको ठीक लगे, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और BPT जो पैरामेडिकल कोर्सेज के बच्चे होते हैं ना, उन्हें हॉस्टल नहीं मिलते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स को मिलते हैं। BPT या अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिलते, उन्हें PG अरेंज करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और उसके बाद यही सब होता है, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और काउंसलिंग चलती रहती है। मतलब जो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुआ उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर सेकंड राउंड वाले की काउंसलिंग होगी, देन ऐसे चलता रहता है। ठीक है, कई राउंड होते हैं काउंसलिंग के भी। और बाकी साथ साथ मैं बताती रहूँगी आपको कि जो अपडेट होगी रोहतक PGI से रिलेटेड, कि कब कौन सी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, किस तरह से कहाँ पे क्या करना होता है, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें करनी होती है, सब कुछ। ठीक है, तो आज का अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, और आगे आपको क्या क्या करना है इसके लिए मैं आप बता चुकी हूँ आपको थोड़ा बहुत। बाकी साथ साथ बताती रहूँगी। जैसे ही रोहतक PGI अपना नोटिस जारी करेगा, अभी हो जाएगा कल परसों में नोटिस भी जारी कि कब क्या प्रोसेस रहने वाली है आगे, रिज़ल्ट की क्या डेट रहने वाली है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहना और अपना आज का एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और जिस भी तरह की आपको किस चीज़ पे अब वीडियो चाहिए, किस BSc नर्सिंग या अदर पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड जो भी डाउट अभी आपके मन में है काउंसलिंग से पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कोर्सेज़ के बारे में जान लेना कि जिस कोर्स में आप जा रहे हो या जाना चाहते हो उसमें आगे क्या स्कोप है और क्या क्या चीज़ें तुम उसमें कर सकते हो, और क्या वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि सिर्फ कुछ टाइम नहीं, तुम्हें पूरा ईयर तुम उस कोर्स के साथ एंगेज्ड रहने वाले हो, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उसके बारे में पहले सब कुछ जान लेना। ठीक है, तो आप क्या चीज़ें आप जानना चाहते हो BSc नर्सिंग या अदर पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, या कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की, रिप्लाई करने की, या फिर अगर मुझे लगा इस टॉपिक पे सबको जानने की ज़रूरत है तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है, और आपको जिस भी तरह की हेल्प चाहिए मुझे कमेंट में बता देना, और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताना आज का। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज, राधे राधे।